एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप मोबाइल पे हो तो हेडफोन लगा लीजिए। अगर आप टीवी लैपटॉप पे हो तो वॉल्यूम को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आज मजा आने वाला है। ये वीडियो सिर्फ देखी नहीं होगी, आपको महसूस करनी होगी। मेरा नाम है जनार्दन पांडे। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोई कॉमेडी स्टोरी सुनाने वाला नहीं हूँ। ये कपिल शर्मा के जोक्स जैसी कोई एंगेजिंग स्टोरी नहीं रहेगी। ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री से भी ज्यादा शॉकिंग और एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। ये कहानी है पावर की, धोखे की, बदले की और एक ऐसी जंग की जो शायद शुरू होने वाली है। अनऑफिशियली अनाउंस हुई नहीं है। यूएसए वर्सेस ईरान। आपको क्या लगता है ये सब प्लान्ड है? सोचिए, आप सुबह उठते हो, आजकल इतनी न्यूज चल रही है और मार्केट पूरा क्रैश हो गया है। पेट्रोल प्राइस 500-300 पार हो गया है। गोल्ड ऑलरेडी हाई हो गया है। फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। स्टोरी आप देख ही रहे होंगे और हर जगह न्यूज पे एक ही हेडलाइन सारी, ईरान, यूएस एंड मिडिल ईस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज वॉर। तब आप क्या सोचते हो यार ये सब अचानक कैसे हुआ? आप सभी स्टोरी लाइन देख रहे हैं, डेली वॉर हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध, वार कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हुआ? आपको ले चलता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये पिछले ट्रंप की वजह से हो रहा है, पिछले 2-4 साल में कोई कहानी बनी है, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इसकी न्यू बहुत पहले है। तो वही आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पॉइंट 1 से लेकर के हम जानेंगे क्या क्या। 70 साल पुरानी ये स्टोरी है। ऑयल और डॉलर का हिडन गेम क्या है? न्यूक्लियर बम के नाम पे क्या चल रही है पावर पॉलिटिक्स? ट्रंप क्यों आए, ओबामा क्यों गए? ओबामा ने सपोर्ट किया, ट्रंप आए उसका विस्फोट किया। इजराइल और सऊदी अरेबिया का शैडो रोल क्या है? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब का असर इंडियन लोगों की जेब पे क्या पड़ने वाला है? इस वीडियो के एंड तक आप ये क्लियरली समझ जाओगे। अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये जंग होगी या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, खेल हो जाया है, आ जाओ सारे लोग? और अगर हुई तो इंडिया पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? गोल्ड स्टॉक के मार्केट का क्या होगा? इन्फ्लेशन का फ्यूचर क्या होगा? और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई फेक व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, कोई वन साइडेड स्टोरी नहीं है। सिर्फ फैक्ट, लॉजिक और पूरी की पूरी ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे कोई फ्यूचर का बंदा आकर के आपको प्रेडिक्ट करेगा। और वीडियो अगर आपने स्किप न की ना, यू विल मिस द रियल थिंग। आप पूरा जो लिंक है वो छूट जाएगा, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो ना, वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं है, वो आपके फ्यूचर की एक कहानी है। आप रिलेट कर पाओगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि पंडित जी सही कह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूएस वर्सेस ईरान। एक जंग जो शायद पूरी की पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचो दोस्तों, दुनिया एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट है और मिडिल ईस्ट इसका मेन स्विच बोर्ड है। और उस स्विच बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में एक कंट्री बैठी है, उसका नाम है ईरान। अब सवाल ये है, ईरान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अमेरिका
ईरान के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? इसको समझने के लिए ज्योग्राफी आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। ये देखिए, ईरान मिडिल ईस्ट के बीच में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का जो सबसे जंक्शन पॉइंट है, ऑयल और गैस के वर्ल्ड का टॉप रिजर्व, टॉप 10 अगर रिजर्व में आप बात करें तो आता है। लेकिन एक चीज सबसे डेंजरस जानते हैं क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये एक पतली सी पैसेज है, इतनी पतली कि मैप पे जूम करना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन इस एक जगह से 20 to 25% दुनिया का ऑयल गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ऑयल, और इस पैसेज के दोनों साइड ईरान बैठा हुआ है। मतलब अगर ईरान चाहे, बाबूजी रोक दो, मिसाइल थ्रेट उड़ा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी भाग जाती हैं, ऑयल सप्लाई फ्रीज हो जाती है। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं ईरान के पास बिना बॉम्ब चलाए दुनिया को घुटने पे लाने की पावर है। आपको क्या लगता है, जो ये मिडिल ईस्ट वाले जाके कहते हैं, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है? जब ये अमेरिका के पास सबसे पहले, आपको क्या लगता है, उसने जब डेमोक्रेसी तोड़ी, पहले ईरान में जो खमेनेई की पावर से पहले क्या वहां पे डेमोक्रेट था भाई, इंडिया जैसे था। अब कहानियां में आपको ले चलते हैं 1950, आज के लगभग 75 साल पहले। उस समय वहां पे एक्सट्रीमिस्ट जैसे कुछ नहीं था, ईरान के मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन था। प्राइम मिनिस्टर का नाम था वहां का मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक ने एक काम किया जो दुनिया के पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आया। कहते हैं आप जो कुछ अच्छा काम करते हो ना, लोगों को पसंद नहीं आता है। उसने ये कहा कि ईरान का ऑयल जो है ईरान के लोगों का होगा। उस वक्त ईरान का ऑयल कंट्रोल ईरान में ही था। ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो बाद में बीपी बनी, ब्रिटिश और अमेरिका को लगा अगर ये एग्जाम्पल बन गया तो बाकी कंट्रीज भी फॉलो करेंगी, क्योंकि ऑयल तो कुवैत, सऊदी अरेबिया सबके पास था। और फिर आता है एक गंदा सा ऑपरेशन अजैक्स। सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मीडिया पूरी मैनिपुलेट की, प्रोटेस्ट फंड की, आर्मी ऑफिसर्स खरीदे गए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम को हटा दिया गया। उसकी जगह पे शाह ऑफ ईरान, अमेरिका का पपेट बैठाया गया। ये बात आज कंफर्म है सीआईए के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से, अटैच्ड है, देख लीजिए। ईरान के लोगों ने देखा हम वोट देते हैं पर फैसला अमेरिका करता है। यहीं से नफरत का बीज बोया गया, डिवाइड एंड रूल। लोगों की सोच खराब कर दो। जब ईरान ने 1979 की बात की, अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया, ओपन 1979, सोचिए ना, 50 से लेकर 79 के बीच में। तो 1970s के एंड तक शाह जी की कहानी पूरी खत्म, क्योंकि वो इतना करप्ट हो चुका था बंदा। यूएस के कहने पे चलता था, यूएस ने कहा ये करो तो करता था, पब्लिक को सरप्रेस करता था। ईरान के लोग सड़क पे आ गए। अभी जैसे लोग खमीनेई के सरकार में आए हैं, उसी तरह से पहले पूरा कंट्रोल था यूएस का। और फिर इंटर होती रही एक आदमी की, ये है खामेनेई की, जो अभी करंटली पूरा हैंडल कर रहे हैं। खमेनेई का एक सिंपल मैसेज था,
अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, हमारा मास्टर बनना चाहता है, हमारा बाप बनना चाहता है। 1979 में शाह भाग जाता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होती है, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। अमेरिका के लिए एक सिर्फ गवर्नमेंट चेंज ही नहीं था, ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी, उसके लिए फिंगर दिखाने जैसी वाली बात थी। और फिर होता वही है जो अमेरिका कभी भूल नहीं पाया, यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस। इसमें बात करो, ईरान के स्टूडेंट्स उस एम्बेसी पे कब्जा कर लेते हैं, 52 अमेरिकन को होस्टेज बना लेते हैं, 444 दिन 444 दिन तक अमेरिका हेल्पलेस हो जाता है। इतना पावरफुल बनने वाला अमेरिका, उसकी कहानी खत्म। टीवी पर रोज एक ही सवाल, अमेरिका इतना पावरफुल होके भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। यहीं से अमेरिका का एटीट्यूड फिक्स हो गया, ईरान को कभी पावरफुल नहीं होने देना है। जंगल में शेर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि सब शेर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जंग 2020 की नहीं है, ये बदला बेइज्जती कंट्रोल की कहानी है जो 70 साल से चल रही है। एक बात पता है, यूएस, आपने डॉन मूवी देखी होगी, राइट? उस मूवी का सबसे खास बात जानते हो क्या है? कि डॉन कभी कुछ नहीं भूलता है। उसी तरह से सेम यूएसए कभी कुछ भी नहीं भूलता है। वो प्लानिंग करते ना स्लो पॉइजन की तरह, उसे पता है कि चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट कहाँ से कमजोर होगा, कहाँ से मजबूत होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने स्लो पॉइजन भूलना चालू किया। स्टोरी दोस्तों और आगे बढ़ने मजेदार होने वाली है। अब बात करिए दूसरा टॉपिक, ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर। डर किस बात का है? अब उसको पता है अमेरिका को, अगर ये बंदा न्यूक्लियर पावर बन गया, कोई भी कंट्री अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है, तो दूसरी कंट्री उससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा फटती है उसकी। क्योंकि अब यहां से कहानी थोड़ी सी और सेंसिटिव हो जाती है। तुमने न्यूज में सुना होगा, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, 70%, 80%, 90%। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ये फोर्दो की कहानी हुई। पर सवाल ये है, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या फिर डर का बिजनेस है? पहले एक बेसिक बात समझते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, एक सिविलियन जो मोस्टली इंडियंस में यूज करते हैं, बिजली हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरी होती है मिलिट्री के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। प्रॉब्लम ये है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए ये क्लियर लाइन कहीं नहीं होती है कि यहां से बम शुरू होता है और यहां से आप इसे सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। ईरान कहता क्या है? ईरान बोलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें ऑयल फ्यूचर के लिए सेव करना है, हमें मेडिकल रिसर्च चाहिए, और टेक्निकली ईरान न्यूक्लियर नॉन पॉलिफेट्रेशन ट्रीटी एनपीटी का एक मेंबर है, उसके पास सिविल न्यूक्लियर राइट है। तो फिर दुनिया की फटी क्यों पड़ी है? दुनिया क्यों घबरा रही है? क्योंकि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट करता है। भाई दाल में तो कुछ काला है गुरु। कुछ फैसिलिटीज अंडरग्राउंड में पास्ट में कुछ चीजें ऐसी छुपाई गई हैं फोर्दो में
इसलिए मिस इंटरेस्ट पैदा होता है। बाबू, बिना आग जलाए धुआं नहीं निकलता है। इंपॉर्टेंट ट्रूथ आपको ये समझना पड़ेगा। अभी तक कोई कंफर्म प्रूफ नहीं किया है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम है। भगवान जाने यूएस के पास हो। पब्लिकली ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं ईरान बम के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर वो चाहे तो बम बना भी सकता है, और यहीं से पैनिक पॉलिटिक्स शुरू होती है। 2015 में न्यूक्लियर डील एक आती JCPOA, जैकपोआ, ये ओबामा साहब ने कराई थी। 2015 में अमेरिकी, यूरोप, रसिया, चाइना सब मिलकर एक डील करते हैं। JCPO, इसे बोलते हैं जैकपोआ। डील की क्या कहती है? ईरान इनरिचमेंट लिमिट करेगा, मतलब जो तुम रिफाइन कर रहे हो उसकी लिमिट कम करोगे। इंस्पेक्टर को अलाउ करेगा, आप जो जो काम कर रहे हो उसकी जानकारी दोगे। बदले में सैंक्शन कम होंगे। उसके पहले उसकी बेचारी की पूरी बैंड बजी पड़ी थी। डील का गोल, वार से पहले ट्रस्ट बिल्ड करो। लेकिन इजराइल और सऊदी अरेबिया खुश नहीं थे, और यहीं से कहानी नेक्स्ट लेवल पर जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना, वार में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अब बात करते हैं इजराइल, सऊदी अरेबिया और इनका शैडो वार कहां से शुरू होता है। अब ये सोचो समझो, यूएसए और ईरान के बीच में जो भी हो रहा है उसके बैकग्राउंड में दो और प्लेयर हैं, और वो प्लेयर हैं इजराइल, उनका यूएसए का छोटा भाई, और दूसरा है सऊदी अरेबिया। सो कॉल्ड इजराइल। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ इनेमी नहीं है, इजराइल के लिए ईरान के एग्जिस्टेंशियल पूरा थ्रेट है। ईरान के लीडर ओपनली बोल चुके हैं इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है। आप किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाइए, इजराइल के बारे में उनके बहुत अच्छी फीडबैक नहीं है। अब सोचो, छोटा सा कंट्री जिसकी बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है, एक न्यूक्लियर कैपेबल दुश्मन, इजराइल का माइंडसेट क्या है? अगर ईरान पावरफुल हो गया है तो हम खत्म। इसलिए इजराइल हर न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में सीधे बैकफायर करता है। इजराइल कोवर्ट ऑपरेशन करता है, साइंटिस्ट एसेसिनेशन करता है, साइबर अटैक्स जैसे स्टक्सनेट। ये है शैडो वॉर, जो दिखाई नहीं देता है पर चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के पास रीजनल पावर का ईगो। अभी बोला है ना खामेनी ने, ये रीजनल वॉर होगा, तभी सऊदी अरेबिया भागा भागा यूएस के पास गया कि बाबूजी कर क्या रहे हो, बैंड बच जाएगी। सऊदी अरेबिया और ईरान का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, शिया वर्सेस सुन्नी, लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान के एलाइज हैं इराक, सीरिया, लेबनान जो नोन एज हिजबुल्लाह है, यमन हुतीस का है। सऊदी अरेबिया को लगता है ईरान हमें सराउंड कर रहा है, इसलिए सऊदी अरेबिया अमेरिका के और क्लोज गया। बाबूजी आए हैं, ढेर सारा पैसा दो। पैसा तो है ही है सऊदी अरेबिया के पास। पाकिस्तान के साथ आपने उसकी न्यूक्लियर डील देखी। ईरान इजराइल के साथ साइलेंट कॉपरेशन, ईरान के खिलाफ प्रेशर लॉबिंग। अमेरिका यहाँ क्या करता है? अमेरिका के लिए परफेक्ट सिचुएशन बनती है। इजराइल बोलता है ईरान डेंजरस है, सऊदी बोलता है ईरान डेंजरस है, अमेरिका बोलता है देखा, मैं पहले से ही कह रहा था ये ईरान डेंजरस है। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट में
रेफरी कम स्टेक होल्डर ज्यादा है, उसके बेसिकली रेफरी कम स्टेक होल्डर ज्यादा है, मतलब उसके चाहने वाले सपोर्ट में करने वाले बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप यहां एंटर करते हैं बाबूजी, एकदम पहले से प्लानिंग की हुई थी। ट्रंप ने देखा इजराइल एंग्री, सऊदी अरेबिया रिच, ईरान पूरा आइसोलेटेड है, और फिर ट्रंप ने कहा डील कैंसिल। जो हमारे ओबामा साहब ने करके गए थे वो उस डील उसने कैंसिल करवा दी। ये डिसीजन सिर्फ न्यूक्लियर के लिए नहीं था, ये मिडिल ईस्ट के पावर को बैलेंस के लिए था। अब सोचिए ना, 4 से 5 के ये जो सबसे कोर मैसेजिंग की बात की जाए तो न्यूक्लियर बम सिर्फ एक एक्सक्यूज हो सकता है, असली गेम पावर बैलेंसिंग का था, फियर और रीजनल डोमिनेंस का था। क्योंकि मिडिल ईस्ट में 2 पावरफुल कंट्रीज ईरान और सऊदी अरेबिया हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आज के 50 साल पहले ईरान ने कंट्रोल किया था पूरे मिडिल ईस्ट को, अब उस कंट्रोल को लेके करना चाहता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अपने ऊपर बाबूजी यूएसए का हाथ चाहता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली अभी उसकी फटती भी है, तो इसलिए वो डायरेक्टली ईरान का अपोज भी नहीं करता है और पीछे से यूएस को सपोर्ट भी करता है, और वो इजराइल को भी सपोर्ट करता है। ईरान इजराइल ने जब हिजबुल्लाह इस पे अटैक किया तो सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। कतर के ऊपर हमला उसने नहीं किया। तो बाबूजी शेर अगर बनना है तो उंगली नहीं करनी है।